नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज आपका वापस। मैं विनोद योगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक अलग सा टॉपिक लेंगे और अलग से ही पढ़ेंगे। हमने पाचन तंत्र की बात कर ली थी बच्चों। पाचन तंत्र में हमने दो महत्वपूर्ण भागों की बात करी थी। एक आहार नाल के बारे में बताया था और एक पाचन ग्रंथियों के बारे में बताया था। आहार नाल में जितने भी अंग पाए जाते थे उन सभी अंगों की बात हमने कर ली थी। अब इन अंगों के बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और अगला टॉपिक है बच्चों अपना पाचक ग्रंथियां। तो टॉपिक डाल लीजिएगा, क्या है बच्चों? पाचक ग्रंथियां। ये पाचक ग्रंथियां क्या होगी? सबसे पहले तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती है। वह ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में बच्चों क्या करेगी? मदद करेगी। उन ग्रंथियों को हम क्या बोल देंगे? पाचक ग्रंथियां कहेंगे। कंप्लीट है तो लिखो, वह ग्रंथियां जो क्या काम करेगी बच्चों? भोजन के पाचन में क्या करती है? मदद करती है या सहायक होती है। उन्हें ही हम क्या बोल देंगे? पाचक ग्रंथियां बोल देंगे। ये बात कंप्लीट है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में कितनी पाचक ग्रंथियां हो सकती है, इन पाचक ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना बच्चों, पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पाचक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है बच्चों? तीन प्रकार की होती है। हमारे पाचन तंत्र में जो पाचक ग्रंथियां है बच्चों वो तीन प्रकार की हैं। हम तीनों के पहले नाम लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आएगी बच्चों लार ग्रंथि। नंबर 1 पर क्या आ जाएगी? लार ग्रंथि। नंबर 2 पर क्या आ जाएगी बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि। और नंबर 3 पर क्या आ जाएगी बच्चों? यकृत ग्रंथि। तो ये तीनों ही ग्रंथियां होती है जो भोजन के पाचन में मदद करती है। क्लियर है बात? हमारे पाचन तंत्र में कितनी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है बच्चों? तीन। पहली लार ग्रंथि, दूसरी अग्नाशय ग्रंथि और तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी बच्चों? यकृत ग्रंथि। सबसे पहले किसकी बात कर ले हम? सबसे पहले बात करेंगे बच्चों लार ग्रंथि की। सबसे नंबर 1 पर कौन आ जाएगी? लार ग्रंथि। ठीक है, लार याद रखना। लार को क्या बोला जाता है? तो बच्चों लार को सलाइवा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सलाइवा। ये जो लार निकलती है ना, आपने देखा होगा अपने मुख से बहुत सी बार निकलती हुई देखी होगी। जब स्वादिष्ट खाना आपको दिखाई देता है या मनपसंद की सब्जी आपको दिखाई देती है या कोई ऐसी चीज जिसको पाने की इच्छा हो वो सामने आ जाए, उस समय मुंह से लार निकलती है। तो बच्चों उस लार को ही हम क्या बोलेंगे? सलाइवा बोलेंगे। और वो लार कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। आपने देखा होगा लार कहाँ से निकलती है? मुंह से। तो ये लार ग्रंथियां बच्चों कहाँ पाई जाएगी? यह हमारे मुंह में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी बच्चों? ये लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाएगी। कंप्लीट है। तो बात करते हैं लार ग्रंथियां मिलेगी कहाँ पर। तो ये मुख गुहा में पाई जाती है पूरी की पूरी, मतलब हमारे सिर वाले भाग में मिलती है। तो याद रखना लार ग्रंथियां कौन से भाग में मिलेगी बच्चों? सिर भाग। कोष्टक में चाहो तो लिख लो मुख गुहा। तो लार ग्रंथियां कहाँ मिलेगी? लार ग्रंथियां सिर भाग या फिर मुख गुहा में पाई जाती है। सवाल अपने पास ये आ जाता है बच्चों, पाई जाती है कितनी हो सकती है लार ग्रंथियां, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो हम पहले इनकी संख्या की बात करेंगे बच्चों। तो याद रखना लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की।
हम अगर लार ग्रंथि को विभाजित करें तो हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? 3 भागों में। तो याद रखना बच्चों, ये लार ग्रंथि, और हम लार ग्रंथि को कितने भागों में विभाजित कर देंगे? 3। पहली हो जाएगी कर्ण पूर्व ग्रंथि, दूसरी हो जाएगी बच्चों अधो जंब ग्रंथि, और तीसरे नंबर पर आ जाएगी अधो जिह्वा ग्रंथि। तो लार ग्रंथियों को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। अरे हमने लार ग्रंथि को कितने भागों में विभाजित किया बच्चों? 3 भागों में। सबसे पहले हमने किसकी बात करी? कर्णपूर्व ग्रंथि, नंबर 2 पर अधोजंब ग्रंथि, और नंबर 3 पर क्या आ गया बच्चों? अधोजिह्वा ग्रंथि। हमने टोटल 3 भागों में इन्हें विभाजित कर दिया। अब सवाल ये उठता है वापस कि ये कर्णपूर्व कहाँ मिलेगी, अधोजंब कहाँ मिलेगी, अधोजिह्वा कहाँ मिलेगी? तो याद रखना, अगर आप इस चेहरे के पोर्शन पे आओ तो ये कान है बच्चों, कान से जस्ट पहले कर्णपूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, किसके पहले? कर्ण के पहले। तो कर्णपूर्व ग्रंथि कहाँ मिलेगी बच्चों? कान से पहले, यहाँ पाई जाती है। क्लियर? अधोजंब, जंब का मतलब होता है बच्चों जबड़े, और अधो का मतलब जबड़ों के नीचे। तो ये जो जबड़े हैं ना आपके, इन जबड़ों के नीचे भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे आप लार ग्रंथि कहते हो, और उस लार ग्रंथि का क्या नाम है बच्चों? अधोजंब ग्रंथि। वैसे ही है अधोजिह्वा ग्रंथि, ये जीभ है, इसके जस्ट नीचे जो ग्रंथि पाई जाएगी बच्चों उसे हम क्या बोल देंगे? अधोजिह्वा ग्रंथि। तो कर्णपूर्व ग्रंथि कितनी हो गई? 1। अधोजंब ग्रंथि कितनी हो गई? 1। अधोजिह्वा ग्रंथि भी कितनी हो गई बच्चों? 1। ये तो मैंने बात करी इस साइड की। अगर मैं अपनी साइड को घुमा लेता हूं तो यहाँ पर भी कान है, तो कान से पहले एक ग्रंथि मिलेगी, जबड़ा है यहाँ भी एक मिलेगी, और यहाँ भी जीभ के नीचे एक ग्रंथि मिलेगी। तो एक साइड में 3 और दूसरी साइड में कितनी बच्चों? 3। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल अगर हम लार ग्रंथियों की बात करें बच्चों तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 6। कितनी जोड़ी होगी? तो ये 3 जोड़ी होंगी। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी हो सकती है बच्चों? लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, और टोटल संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। लार ग्रंथियों को कितने भागों में बांटा हमने? लार ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा। प्रत्येक ग्रंथि कितनी होती है? प्रत्येक ग्रंथि 2-2 होती है। तो टोटल लार ग्रंथियां कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ये बात क्लियर है? चलो आगे अगर हम बड़े बच्चों, इसके आगे हमने बात कर ली लार ग्रंथि की, आगे की ओर बढ़ते हैं। लार ग्रंथि में से या फिर यकृत ग्रंथि में से, या फिर जो लास्ट टॉपिक आपका है बच्चों कौन सा वाला? अग्नाशय। इन तीनों में से किसी में से भी एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, देख लेना आप। ये अंदाजन यही है कि इन तीनों में से एक आएगा, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। फिर बाकी आपकी मेहनत और एग्जामिनर की सोच है वो किस प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप करता है। बाकी अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो आपके पास नहीं होगा। अरे बात समझ में? मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़े। और संडे के दिन आपको मैंने बता दिया, हमने जो पाचन तंत्र पढ़ा है बच्चों उसका क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। तो रिवीजन शुरू कर दो, पढ़ाई को बढ़ा दो, अपनी पढ़ाई को जितना पढ़ा सकते हो, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है बच्चों कि बहुत से बच्चे घर पर बिना कोचिंग के अभाव में पढ़ रहे हैं। आपको मिल रहा है फ्री में, तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। कंप्लीट है? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। हमने बात कर ली लार ग्रंथि टोटल संख्या में कितनी हो गई? 3। लार ग्रंथि से क्या निकलेगी? लार ग्रंथि से लार निकलेगी। अरे लार ग्रंथियों से क्या निकलेगी बच्चों? लार, और लार को हम क्या बोलेंगे? सलाइवा। तो याद रखना, लार ग्रंथि से लार का क्या होगा बच्चों? स्त्राव होता है। लार ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है? लार का स्त्राव होता है। इस लार में क्या क्या मिलेगा साहब? तो इस लार में जल मिलेगा। जल सभी में मिलेगा। हमारे शरीर के 70% भाग में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है।
तो इसमें जल मिलेगा, प्लस टाइलिन आपको देखने को मिलेगा, प्लस एक और है लाइसोजाइम, ये एंजाइम भी इसमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों लार में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? लार में जल मिलेगा, लार में टाइलिन मिलेगा और लार में क्या मिलेगा बच्चों? लाइसोजाइम देखने को मिलेगा। जल का कार्य आपको पता ही है, सभी में होता है। आप सीधा टाइलिन पर आ जाइए बच्चों। टाइलिन क्या काम करेगा? तो टाइलिन भोजन का पाचन करेगा। भोजन का पाचन कौन करेगा बच्चों? टाइलिन करेगा। तो याद रखना, हमारी मुख गुहा में भी भोजन का पाचन होता है। हमारी मुख गुहा में भी क्या होता है बच्चों? भोजन का पाचन होता है। और वो भोजन का पाचन कौन करेगी? लार। और लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम भोजन का पाचन करेगा? तो टाइलिन करेगा। कौन सा करेगा बच्चों? टाइलिन करेगा। कंप्लीट है बात। टाइलिन के बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। कौन सा? लाइसोजाइम या लाइसोजाइम। तो बच्चों ये लाइसोजाइम क्या करेगा? ये जो लाइसोजाइम है ना, अरे बच्चों ये जो लाइसोजाइम है, आपको बताए हमारे शरीर के चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मुख में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं ना बच्चों, उन बैक्टीरियाओं को, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। तो बच्चों ये क्या काम करेगा? जीवाणुओं को क्या कर देगा? नष्ट करता है। ये जीवाणुओं को क्या करता है बच्चों? नष्ट करता है। कौन करेगा जीवाणुओं को नष्ट? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम ने जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। अब इसकी लास्ट बात मैं आपको बता दूं लार की, कि इसकी जो पीएच होती है ना, वो 7 से अधिक होती है। लार की जो पीएच होती है ना बच्चों, वो किससे अधिक होती है? 7 से अधिक। कहने का मतलब यह हल्का क्षारीय हो सकता है। तो लार कैसी होती है बच्चों? लार क्षारीय होती है। अगर वहां ऑप्शन में आ जाए तो बहुत से बच्चे अम्लीय करते इसे। बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, वो लार को अम्लीय बना देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लार जो है वो हल्की अम्लीय है, परंतु वो गलत है बच्चों। लार कैसी होती है? लार क्षारीय होती है। कैसी होती है? लार क्षारीय होती है। कंप्लीट है। ये बात कर ली मैंने लार ग्रंथि की। जो पष्ट हमारी ग्रंथि थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो दूसरी ग्रंथि के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली ग्रंथि कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर पर हम यकृत की बात कर लेते हैं। अग्नाशय भी है, अग्नाशय की तीसरे नंबर पर बात कर लेंगे बच्चों। तो दूसरे नंबर पर जो ग्रंथि आएगी ना, उसका क्या नाम है बच्चों? यकृत ग्रंथि। दूसरे नंबर पर हम कौन सी ग्रंथि के बारे में पढ़ ले? यकृत ग्रंथि। ओके। वहां एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे पहले ग्रंथि कौन सी आएगी और सबसे नंबर 2 पर ग्रंथि कौन सी आएगी या सबसे लास्ट में ग्रंथि कौन सी आएगी। वहां ग्रंथि के अंदर से पूछा जाएगा बच्चों। तो हम दूसरे नंबर की ग्रंथि की बात करते हैं। कौन आ जाएगा? यकृत ग्रंथि। क्लियर है बात? दूसरे नंबर पर कौन सी ग्रंथि आ गई बच्चों? यकृत ग्रंथि आ गई। ओके। यकृत की अगर हम बात करें, इसे आप लीवर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लीवर। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लीवर भी बोल सकते हो या इसे आप यकृत बोलो। यकृत बच्चों एक अंग होता है। क्या होता है? ये अंग होता है। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत एक अंग होता है बच्चों। कंप्लीट है। तो हम यकृत की अगर बात करें, ये यकृत ग्रंथि में यकृत क्या है बच्चों? यकृत अंग है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए वो कौन सी ग्रंथि है जो अंग के रूप में होती है या जो पूरा का पूरा एक अंग है बच्चों, तो अंग कौन है? यकृत है। यकृत को आप लीवर बोल सकते हो। और यकृत का अध्ययन करना, जिस बायोलॉजी की शाखा के अंतर्गत, जिस ब्रांच के अंतर्गत आप यकृत का अध्ययन करते हो, उसको बोला जाता है हिपेटोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों से? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी किसे कहेंगे हम? यकृत के अध्ययन को। यकृत का बच्चों अध्ययन करना क्या कहलाएगा? यकृत का अध्ययन करना कहलाएगा हिपेटोलॉजी।
कंप्लीट है। आप कभी अगर हॉस्पिटल जाओ तो आप वहां पर देखोगे कि हिपेटो जहां शब्द आ जाए लिखा हो हिपेटिक रूम का मतलब हो गया वहां पर यकृत को रखा जाता है। तो याद रखना बच्चों, हिपेटिक या हिपेटो को मतलब क्या होता है, यकृत ही होता है। तो यकृत का अगर आपको अध्ययन करना है तो क्या कहलाएगा बच्चों, हिपेटोलॉजी। कंप्लीट है। आगे हम बढ़ते हैं। आप बताइए ये जो यकृत है बच्चों ये अंग है या नहीं है? यकृत अंग है और अंग का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। अरे यकृत एक क्या है बच्चों, अंग है। तो वापस वही लाइन लिख देते हम, यकृत अंग है और इसका निर्माण बहुत सारी किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। ध्यान रखना बच्चों, यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, हिपेटिक कोशिका। क्या बोलेंगे बच्चों, हिपेटिक कोशिका कहेंगे। अरे जो कोशिका यकृत का निर्माण करेगी ना, जो कोशिकाएं मिलकर यकृत बनाएगी, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हिपेटिक कोशिका बोलेंगे। अंडरलाइन कर लेना, सबसे मेन बात है ये, हिपेटिक कोशिका किसे कहेंगे, जो यकृत का निर्माण करती है। क्लियर है। अगर हम यकृत की बात करें बच्चों, इसके वजन की हम बात करें तो यकृत का जो वजन होगा वो लगभग 1.5 से 1.7 kg होगा। कितना होगा बच्चों, 1.5 से लेकर 1.7 kg होगा। कहने का मतलब यह लगभग कितने किलो का होगा, 1.5 kg का होगा। यकृत का वजन कितना होता है बच्चों, 1.5 किलो होता है। ये 1.5 किलो का हो सकता है। इस कारण यकृत हमारे शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक अंग पाए जाते हैं, याद रखना, सुन लेना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक अंग है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग है, उन सब में सबसे बड़ा अंग कौन सा है बच्चों, यकृत है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले आंतरिक सभी अंगों में से सबसे बड़ा और सबसे वजनी कौन सा अंग है बच्चों, यकृत। तो एक लाइन और लिख लेना, यह सबसे बड़ा व वजनी अंग होता है। यह सबसे बड़ा और सबसे क्या है बच्चों, वजनी अंग है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है ना, हमारे से छोटी आंत्र बड़ी आंत्र, इन सब में सबसे वजन की बात करें तो बच्चों वजनी अंग कौन है, यकृत। क्योंकि इसका वजन कितना है, लगभग 1.5 kg इसका वजन है। यहां तक बात अपनी क्लियर हो गई। इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो आप इतनी प्यारी बात सीखने को मिलेगी आपको, जो शायद आपके जन्म के समय बताई होगी या नहीं बताई होगी। तो आज यहां पर देख लेना, जो यकृत होता है ना बच्चों, हमारे शरीर में एक ही ऐसा अंग होता है जिसका क्या नाम है, यकृत, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लीवर। ये दोबारा सुन लेना, हमारे शरीर में एक ही ऐसा अंग होता है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। कौन सी क्षमता, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को आप बोल सकते हो पुनः निर्माण। अर्थात हमारे शरीर में जो यकृत पाया जाता है ना, उसमें पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। मान लीजिएगा ये आपका यकृत है, क्या है बच्चों, ये आपका यकृत। अगर इसे मैं चाकू से काट दूं, चाकू से मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका ये टुकड़ा नए यकृत का निर्माण कर लेगा। इसका ये टुकड़ा एक नए यकृत का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये सबसे मेन खासियत होती है बच्चों किसकी, यकृत की। यही कारण है कि लीवर को डोनेट किया जाता है। और किस हिसाब से किया जाता है, परसेंटेज के हिसाब से किया जाता है। इसका आप 5%, 10%, 20%, 40% तक डोनेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वापस जो हिस्सा आपके अंदर बच गया, मान लीजिए आपने 40% डोनेट कर दिया, तो 60% जो यकृत आपके शरीर में है वो 20 से 22 दिन में, कितने दिन में, 20 से 22 दिन में एक नए यकृत का निर्माण कर देता है। इसी कारण यकृत डोनेट करना भी एक अच्छी बात है। और ये याद रखना, हमारे शरीर में यही एक हिस्सा ऐसा है
जिसे आप परसेंटेज से भी डोनेट कर सकते हो कि मुझे 5% डोनेट करना है, मुझे 10% डोनेट करना है, आराम से डोनेट कर सकते हो। तो ये सबसे अलग बात बच्चों आपके सामने आई कि जो यकृत है ना, इसमें पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये यकृत अपना निर्माण पुनः कर लेता है। आ रही है बात समझ में? यही एक सबसे अलग बात है। अगर हम यकृत की बात करें बच्चों, यकृत में अब आपने यकृत ग्रंथि बोल दिया, तो ये भी याद रखना कि यकृत जो ग्रंथि है ना, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्योंकि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो इसमें पाई जाने वाली ग्रंथि भी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि जो है ना बच्चों, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। क्लियर है? बात करें यकृत, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है बच्चों, एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जब बच्चों आप हार्मोन्स पढ़ोगे ना, एंजाइम जब आप पढ़ोगे तो हार्मोन्स और एंजाइम में आएगा कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। थोड़ा सा मैं आपको यहां समझा देता हूं बच्चों, ग्रंथियां कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक तो होगी बहिस्रावी ग्रंथि, अरे पहले नंबर पर कौन सी आ जाएगी? बहिस्रावी ग्रंथि। और दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बच्चों ग्रंथियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो बहिस्रावी और एक अंतःस्रावी। जो अपना स्त्राव, जो अपना रस नलिकाओं में छोड़ती है सीधा, जो अपना रस या अपना स्त्राव सीधा ही नलिकाओं में छोड़ती है, उन्हें बोलेंगे बहिस्रावी। और जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में छोड़ती है बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलेंगे। तो अलग से टॉपिक भी लिख लो आप, उसी में स्टार लगाकर। ग्रंथियां दो प्रकार की, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्रावी किसे कहेंगे? जो सीधी नलिकाओं में जाती है, और अंतःस्रावी जो अपने स्त्राव को सीधे ही कहाँ छोड़ देती है बच्चों? रुधिर में छोड़ देती है। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अंतःस्रावी। ठीक है? ये मैंने आपको क्यों बताया? अरे ये जानकारी मैंने आपको क्यों दी? ये जानकारी इसलिए दी ताकि हम ये जान सके कि ये जो यकृत ग्रंथि है ना, ये बहिस्रावी है या अंतःस्रावी है। तो याद रखना बच्चों, यकृत ग्रंथि बहिस्रावी होती है। यकृत ग्रंथि कैसी होती है बच्चों? बहिस्रावी होती है, अर्थात यह अपने स्त्राव किसमें छोड़ेगी? नलिकाओं में छोड़ेगी। और याद रखना, यहां भी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो नोटिस कर लेना बच्चों कि अगर कोई ग्रंथि बहिस्रावी है, अगर कोई ग्रंथि बहिस्रावी है तो वो किसका स्त्राव करेगी? एंजाइम्स का। अगर कोई ग्रंथि बहिस्रावी है तो वो किसका स्त्राव करेगी? एंजाइम्स का। और अगर कोई ग्रंथि अंतःस्रावी है तो वो किसका स्त्राव करेगी? हार्मोन्स का। बात क्लियर है? तो आपने जो पॉइंट लिखा होगा ना, बहिस्रावी अंतःस्रावी, तो आप वहां लिख सकते हो बहिस्रावी एंजाइम का स्त्राव करती है, और अंतःस्रावी जो होगी ना बच्चों, वो किसका स्त्राव करेगी? हार्मोन्स का स्त्राव करेगी। ये बात क्लियर है? तो हमने यहां पर बोला, क्या बोला? कि जो यकृत ग्रंथि है बच्चों, वो बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी का मतलब इसमें क्या मिलेंगे देखने को बच्चों? इसमें एंजाइम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एंजाइम्स। और याद रखना, यकृत ग्रंथि एक जूस निकालती है, जूस को हम बोल सकते हैं रस। एंजाइम्स जो होते हैं ना बच्चों, एंजाइम्स में जल मिला दिया जाए तो जूस बन जाता है, मतलब उन्हें बोलते हैं रस। तो यकृत ग्रंथि आपको पता है किसका स्त्राव करेगी? एंजाइम्स का। क्यों करेगी? क्योंकि बच्चों ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है? ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखना, यकृत ग्रंथि किसका स्त्राव करेगी बच्चों?
रस का स्त्राव करती है। यकृत ग्रंथि रस का स्त्राव करती है। और कौन से रस का स्त्राव करेगी? याद रखना, पित्त रस का। कौन से रस का स्त्राव करेगी बच्चों? पित्त रस का स्त्राव करेगी। यकृत ग्रंथि रस का स्त्राव करती है। और कौन सा रस है बच्चों जिसका स्त्राव करेगी? तो वो है पित्त रस। क्लियर है बात? आगे हम बढ़ते हैं। ये पित्तरस पित्त नलिकाओं की सहायता से, मैंने आपको बताया ना, बहिस्त्रावी ग्रंथि है तो किस में जाएगी? नलिकाओं में। यह पित्तरस पित्त नलिकाओं की सहायता से, वो जो ग्रहणी थी ना बच्चों, जहां पर अग्नाशय दोनों मिले थे, वो छोटी आंत्र का वो यू आकार वाला भाग, उस ग्रहणी में चली जाती है। तो याद रखना, यकृत ग्रंथि ने कौन से रस का स्त्राव किया? पित्तरस का स्त्राव। और यह पित्तरस किसकी सहायता से बच्चों? पित्त नलिका की सहायता से। पित्त नलिका की सहायता से कहा जाता है, ग्रहणी में चला जाता है। अरे कहाँ चला जाता है? ग्रहणी में चला जाता है। फिर आपको एक बात और बताओ, आपने बच्चों यहाँ पर पित्तरस के बारे में देखा होगा या सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा तो छोड़ो, यहाँ सुन लो आप। ये जो पित्तरस है ना बच्चों, ये हरे रंग का होता है। अरे बच्चों, ये पित्तरस अगर आप देखो इसे तो आपको ये हरे रंग की संरचना के रूप में दिखाई देगा। तो पित्तरस का रंग कैसा होता है बच्चों? अगर मैं कलर की बात करूं तो पित्तरस, ये पित्तरस कौन सा वाला पित्तरस बच्चों? ये यकृत ने जो पित्तरस निकाला, पित्तरस हरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। अब सवाल फिर उठ गया यहाँ पर, हरे रंग का है, कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स को हम बोलते हैं वर्णक। कोई ना कोई वर्णक तो है जो इसके रंग को कैसा कर रहा है बच्चों? हरा कर रहा है। अगर किसी का भी रंग चेंज हो रहा है ना, अगर श्वेत से किसी का भी रंग हरा, भूरा, पीला, नीला किसी भी प्रकार का है तो उसमें कुछ ना कुछ वर्णक पाया जाता है। तो बच्चों इस पित्तरस का रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। तो बच्चों अगर इसका रंग हरा हो गया तो कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई वर्णक पाया जाता है। तो याद रखना, पित्तरस में कौन सा वर्णक मिलेगा? बिलीवर्डिन। कौन सा मिलेगा? बिलीवर्डिन, जिसे बिलीवर्डिन भी बोला जाता है। ये बिलीवर्डिन जो वर्णक है बच्चों, यही वर्णक पित्तरस का रंग कैसा करता है? हरा करता है। अरे यही वर्णक पित्तरस का रंग कैसा करेगा? हरा करेगा। कंप्लीट है? ओके है? कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं। याद रखना बच्चों, पित्तरस कहाँ से निकलता है बताइए जरा? यकृत से निकलता है। तो पित्तरस लगातार निकलता रहता है। पित्तरस लगातार निकलता है। और याद रखना बच्चों, 700 से 800 ml ये एक दिन में निकल जाता है। एक दिन में कितने पित्तरस का स्त्राव होता है? कि एक दिन में 700 से 800 ml पित्तरस का स्त्राव होता है, जो पित्त नलिकाओं द्वारा ग्रहणी में पहुंच जाता है। परंतु ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है बच्चों। जितनी जरूरत होगी उतना ही पित्तरस कहाँ निकलेगा? नलिकाओं की सहायता से ग्रहणी में। बाकी इस पित्तरस का स्टोर कहाँ पर होता है बच्चों? तो पित्तरस का भंडारण, ये देखो कभी पढ़ा ही नहीं होगा आपने इन चीज़ों के बारे में। पित्तरस का भंडारण पित्ताशय में होता है। किस में होता है बच्चों? पित्ताशय में। पित्ताशय समझ गए ना आप? वो फूली हुई संरचना जो आपने यकृत में बनाई थी, वो पित्ताशय क्या काम करता है? वो पित्ताशय यकृत को भरे हुए रहता है। बहुत सी जगह तो ये भी बता दिया गया है बच्चों कि पित्ताशय से पित्तरस निकलता है या पित्तरस का निर्माण होता है, जो गलत है। पित्तरस का निर्माण कौन करेगा? यकृत। यकृत पित्तरस का निर्माण करेगा। और जब ज़्यादा मात्रा में पित्तरस हो जाएगा तो बच्चों वो कहाँ चला जाएगा? वो पित्ताशय में चला जाएगा। तो इस प्रकार का फंडामेंटल बच्चों यकृत के अंदर चलता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर बात करेंगे इस ग्रंथि की। ओके।